क्यों? चीन गुरखा सोल्जर से बहुत डरता है। उन्होंने देखा है जो लड़ाई के मैदान में 1962 की गुरखा सोल्जर ने अपनी खुखरी निकाल के जब चीनी को खत्म किया तो हैरान हो गए कि खुखरी कैसे इस्तेमाल होती है। और वही जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के साथ राजेश कुमार। आज फौजी एक बड़े अहम मुद्दे पर बात करने वाला है। मुद्दा दरअसल गोरखाओं से जुड़ा हुआ है, गोरखा रेजिमेंट से जुड़ा हुआ है, अग्निपथ से जुड़ा हुआ है। भारत सरकार के अग्निपथ के ऐलान के बाद से नेपाल सरकार ने इनकार कर दिया था कि हम अग्निपथ स्कीम के तहत गोरखाओं की भर्ती भारतीय सेना में नहीं होने देंगे। लेकिन अब जो खबर आ रही है दोस्तों, वो बहुत चिंताजनक है। दरअसल खबर यह है कि शी जिनपिंग चाहते हैं, चीन चाहता है कि उनकी सेना पीएलए के अंदर गोरखा सैनिकों की भर्ती हो। भारत के लिहाज से अगर ऐसा होता है तो चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि हमें दोस्तों याद करना होगा फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ सर को, जिन्होंने एक बार कहा था कि अगर कोई ये कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता तो वो या तो फिर गोरखा है या फिर वो झूठ बोल रहा है। तो क्यों पीएलए गोरखाओं को अपनी सेना में भर्ती करना चाहती है और क्या है चीन का एजेंडा, और साथ ही साथ क्यों अग्निवीर के अंदर गोरखा शामिल नहीं होना चाहते, तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पे आज बेहद जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। नाम उनका मेजर जनरल एसबीपी सिंह सर है। उनसे चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि कहीं भारत गोरखाओं को नजरअंदाज करके बड़ी गलती तो नहीं कर रहा और आने वाले वक्त में कहीं इसका खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ेगा। चलिए सीधा सर के पास चलते हैं। जय हिंद सर, सर बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद सर। जय हिंद राजेश, नाइस टू जॉइन बैक। थैंक यू सर। सर एक बड़ा अहम पॉइंट था जिस पे चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर चर्चा नहीं कर रहा है। बहुत कम लोग हैं जिस पे बात कर रहे हैं। दरअसल मैं गोरखाओं की बात करने वाला हूं, गोरखा रेजिमेंट को लेकर सर मैं चीजें आपसे आज समझने की कोशिश करूंगा। मैं शुरुआत फील्ड मार्शल मानेकशॉ सर की उस टिप्पणी के साथ करूंगा जहां पे उन्होंने कहा था कि अगर कोई कहे कि मुझे मौत से डर नहीं लगता तो वो या तो झूठ होता है या फिर वो गोरखा होता है। अब उन्हीं गोरखाओं को पीएलए अपनी सेना में भर्ती करने चाहती है और चीन और नेपाल की गवर्नमेंट के बीच अंदर खाने इसको लेकर बातचीत चल रही है। गोरखाओं की इंपॉर्टेंस और पीएलए की नजर किस नजर से सर देखेंगे आप? इस पे फर्स्ट रिएक्शन आपका। राजेश, फील्ड मार्शल मानेकशॉ का कहना बिल्कुल सही था कि वही असली शक्ति और उनकी जो बैटलफील्ड पे ब्रेवरी और बहादुरी है वो उन्होंने हमेशा लड़ाई के मैदान में दिखाई है। और मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक किताब है बाय जॉन मास्टर्स, उसमें उसने लिखा है कि गुरखा सोल्जर्स के एक सैनिक सम्मेलन में पूछा गया, उन्होंने पैरा जंप्स करानी थी पर विदाउट ट्रेनिंग। तो उनको पूछा गया कि कौन कौन तैयार है जंप करने के लिए। तो ये गुरखा सोल्जर खड़ा हो गया, उसको नहीं मालूम था कि पैराशूट के साथ जंप करना है। उसने बोला 500 फुट से मैं छाल मार लूंगा हवाई जहाज से। तो ये उसकी करेज, ये उसकी करेज है। अच्छा, इतना कहते हुए गुरखा एक हिल स्टेशन है नेपाल में, और इनका जो शाह डायनेस्टी के शुरुआत में उनके जो राजा थे उन्होंने इनकी बहादुरी को पहचाना और उनको अपनी फौज के अंदर भर्ती करना शुरू किया। और फिर एंग्लो नेपाल लड़ाई जब हुई उसमें गुरखास ने बहुत बहादुरी से लड़ाई की, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश की थी उन्होंने इनकी बहादुरी को बचाना और अपनी फौज में भर्ती करना शुरू किया। और इसको ये चलती रही। और एंग्लो सिख वॉर्स में और जो हमारी वॉर फॉर इंडिपेंडेंस थी ब्रिटेन के बरखिलाफ 1897 में भी उन्होंने हिस्सा लिया लड़ाई में, पर ब्रिटिश साइड में थे उस समय। पर फिर ब्रिटिश इंडियन आर्मी जब बनी
तो फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी गुरखास ने बहुत ज़्यादा थिएटर्स में बाहर के मुल्कों में, अफ्रीका, यूरोप में हिस्सा लिया था, साउथ ईस्ट एशिया में भी लिया था। तो गुरखास की बड़ी बहादुरी है, पहचानी गई है। और 1947 जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई, उस समय एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुई थी इंग्लैंड, इंडिया और नेपाल के बीच में। उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे कि जिसके तो अभी आपने ये जो सवाल किया है कि चाइना, शी जिनपिंग नेपाल के गुरखास को अपनी पीएलए में रिक्रूट करना चाहता है। हाँ, ये सच्चाई है। मैं आपको बताता हूँ कि करीबन 3-4 साल पहले उन्होंने, चाइना ने एक स्टडी इंस्टीट्यूट की थी जिसमें वो जानना चाहते थे कि ये गुरखास में क्या है, और ये जो हमारी इंडियन आर्मी में हिस्सा लेते हैं, इनकी क्या क्या है वजह इनकी बहादुरी की, उनकी साइकोलॉजी और उनकी जो है ओरिजिन्स स्टडी कर रहे हैं। और अभी आप जानते हैं कि कम्युनिस्ट सरकार है, प्रचंडा की है, और इससे पहले जो केपी शर्मा ओली की सरकार थी वो भी इनके साथ थी, चीन के साथ। तो ये जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, इन्होंने कुछ हाथ एक तरह का बढ़ाया, फुली नहीं, बिकॉज नेपाल में इसके बारे काफ़ी ऑपोजिशन भी है। नेपाल नहीं चाहता कि उनके नेपालीज फॉरेन मिलिट्री में जाए, पर इकॉनमी और रोटी कपड़ा मकान पे जब हम आते हैं तो सिचुएशन बदलती है। अगर पीएलए एनरोलमेंट होती है उनकी, तो फिर हम आगे देखेंगे कि अग्निपथ स्कीम का क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि नेपाल ने इस समय अपने गुरखास की रिक्रूटमेंट भारतीय फौज में बंद की है। तो हम आगे देखते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज और है, क्योंकि इससे पहले भी 1962 में जब मैं पूरी चीजें पढ़ रहा था, देख रहा था, तो 1962 की जब जंग हुई थी तब भी चीन ने गोरखा पावर का एहसास किया था, और उसके बाद भी उन्होंने कोशिश की थी कि गोरखा रेजिमेंट को अपनी आर्मी में एनरोलमेंट करें, लेकिन उस वक्त मौजूदा नेपाल सरकार ने मना कर दिया था। और आज एक बार फिर से उसी प्रकार की कोशिश हो रही है। तो अगर भारत के लिहाज से भी बात करूं सर, तो लगभग 40,000 के आसपास गोरखा सैनिक हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भारत में गोरखा बस चुके हैं, हम उनकी जो, अगर नेपाल से भर्ती नहीं होती है तो हम उनकी आपूर्ति जो है यहां से कर सकते हैं। ये तर्क जो दिया जा रहा है कि हम नेपाल की जगह हिंदुस्तान में जो गोरखा बसे हैं वहां से उनकी भर्ती कर सकते हैं, ये कहां तक सही लगता है आपको? देखें, 34,000 से 35,000 नेपालीज गुरखास हमारे 7 गुरखा राइफल रेजिमेंट्स में हिस्सेदार हैं। जो 1947 में एग्रीमेंट थी उसमें था कि गुरखा रेजिमेंट्स होंगी, 10 रेजिमेंट थी, 6 भारत के हिस्से में आई और 4 गई इंग्लैंड, ब्रिटेन को, और 7वीं रेजिमेंट जो 11 गुरखा राइफल्स है वो हमने रेज की थी। तो आस्ते आस्ते क्या हुआ, ये जो अग्रीमेंट थी इसमें नेपाली गुरखा 60% रहे और 40% हमारे इंडियन गुरखास रिक्रूट होने लग गए। और ये इंडियन गुरखास जो हमारे हैं वो है उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, दार्जिलिंग एरिया, असम, ऐसे इलाकों के जो गुरखास हैं वो भर्ती होते हैं। अभी आपने ये कहा है कि इसका क्या असर है, यही सवाल है ना आपका, इसका क्या असर है राजेश? हेलो हेलो, सर, बोलिए बोलिए सर। तो अभी आपका ये सवाल है कि ये रिक्रूटमेंट जब होगी तो हमारी गुरखा राइफल्स, क्योंकि नेपाल गवर्नमेंट इस समय बंद कर दी है रिक्रूटमेंट अपनी गुरखास की, तो ज़रूरी है कि हमारे को अपने इंडियन गुरखास के ऊपर लीन करना पड़ेगा। और कुछ अभी, जैसे मेरी जानकारी है कि कुमाऊं और गढ़वाल के जो हमारे जवान हैं, यूथ, उनको भी रिक्रूट किया जा रहा है।
क्योंकि इन्फेंट्री बटालियंस का तादाद, उसकी स्ट्रेंथ हमको मेंटेन करनी है अग्निपथ स्कीम के जरिए। ठीक है सर, लेकिन क्या नेपाल को रियायत नहीं दी जा सकती है? आपने अग्निपथ लेकर आए, आपने ठीक है, भारत की सरकार भारत के लिए लेकर आई, हम उसे नेपाल पे कब तक और क्यों थोपेंगे सर? तो देखिए, इस समय भारत सरकार का जो रवैया है, कोई एक्सेप्शन और कोई डिल्यूशन अग्निपथ स्कीम में नहीं कर रहे किसी के लिए भी। और इसलिए नेपाल को उन्होंने पहले कंसल्ट भी नहीं किया। जब स्कीम अनाउंस की तो नेपाल गवर्नमेंट को बताया गया कि ये स्कीम है और आप इसको अप्रूव करें। वो नेपाली सरकार ने इस समय नामंजूर किया हुआ है। जो भारत सरकार का रवैया मैंने आपको बता दिया है, इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज नजर नहीं आ रहा है। तो सिचुएशन ये है। माफी चाह रहा हूं, अगर यही नेपाली गोरखा पीएलए में शामिल होकर एलएसी पर तैनात होते हैं, और अगर पीएलए में शामिल होते हैं, तो इस चीज को हम नकार नहीं सकते कि वो पाकिस्तान आर्मी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि चीन पाकिस्तान अलग नहीं है। तो कितनी बड़ी चुनौती सामने खड़ी होगी। ये एक नया सिचुएशन, नई चुनौती जरूर पैदा होगी, क्योंकि पीएलए में अगर ये ज्वाइन करते हैं तो नेचुरली समय आएगा कि जबकि भारत और चीन की फौज लड़ाई के मैदान में होंगे और एक दूसरे का सामना करेंगे। और अगर अगले 15-20 साल में होता है तो ये भी मैं आपको बताता हूँ, मौका हो सकता है कि जो हमारी गुरखा राइफल रेजिमेंट, उसमें भी नेपाली गुरखा सर्व कर रहे हैं और उधर पीएलए में भी। वैसे ही पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि हमारे पास ये गुरखा सोल्जर्स आए और उनको भी हम रिक्रूट करें। अभी ये नेपाल सरकार के ऊपर मुनासिब है वो क्या डिसीजन लेते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब ये माओइस्ट मूवमेंट शुरू हुई थी, इंसर्जेंसी 10-15 साल पहले नेपाल में, 40 डिमांड थे ये माओइस्ट के। उसमें से एक डिमांड था कि फॉरेन मिलिट्रीज में हमारे नेपाली यूथ नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, इसके वजह भी थी कि उनको पूरी इज्जत मिलनी चाहिए। देखें, ये जो मैंने आपको बताया था कि 4 गुरखा रेजिमेंट ब्रिटेन में गई थी, उनके ऊपर काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन रहा था वहाँ पे। बेशक पे एंड पर्क्स उनके जो थे हमारी हिंद फौज से भी ज़्यादा थे, पर जब वो ब्रिटिश पलटन में सर्व कर रहे थे, उनकी पे पेंशन बहुत कम थी। तो ये इसलिए वो नहीं चाहते कि ऐसे डिस्क्रिमिनेशन हो, और वो चाहते हैं कि हमारा जो अच्छा यूथ है, क्योंकि बहुत प्रेस्टिजियस है, फौज में आना, इंडियन आर्मी में आना एक बहुत बड़ा प्रेस्टीज गिना जाता है नेपाल में। तो वो नहीं चाहते कि ऐसे अव्वल दर्जे के यूथ जो हैं, जवान, दूसरे देश में जाए। तो ये एक सिचुएशन बड़ी लाइव सिचुएशन है। और आप जानते हैं कि चीन अभी इनके गले में आके एक तरह का अंगूठा डाला हुआ है नेपाल के पॉलिटिकल लाइफ में, देश में। 5 डिस्ट्रिक्ट चीन के बिल्कुल हुकूमत में आए हुए हैं। तो आपने ये सही बोला है कि जब चीन में है तो पाकिस्तान उसका एक, मैं तो हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान एक चीन का भी प्रोविंस है। तो इसमें कोई शक नहीं कि चुनौती हमारी फौज के लिए सामने बहुत बड़ी आएगी। ठीक है, एक चीज और सर जो मैं सोच रहा था, मेरे जहन में आ रही है, क्योंकि जब गलवान हुआ उसकी रिपोर्ट सामने आई थी, तो उस रिपोर्ट में 1-2 लाइनों में यह भी लिखा गया था कि जब गलवान में फाइट चल रही थी तो चीन के सैनिक हाँप रहे थे। जब वो माइनस टेम्परेचर में पहुंचे, इतनी हाइट में पहुंचे, क्या अपने जवानों की कमजोरी शी जिनपिंग पीएलए पहचान चुकी है? उसकी वजह से वो चाहती है कि गोरखा की इनरोलमेंट की जाए और उन्हें ऐसी जगहों पे तैनात किया जाए? देखिए राजेश, ऐसे है, जहाँ तक कि चीन के ये पीएलओ के जवान हैं, एक कंस्क्रिप्ट फौज है और ये तिब्बत इलाके के हैं। तो जो उनका जो रहना बहना है उस हाइट में, माइनस डिग्री टेम्परेचर जो हैं, वो ज़्यादा बेहतर एक्लिमेटाइज्ड हैं
जबकि हम नेपाली लोगों की भी बात करें। पर जो हिम्मत है एक फौजी होने की, अपनी बहादुरी की, वो गुरखा ठीक है ने सर। सारे विश्व में एक नाम कमाया और हमारी इंडियन आर्मी में उनकी इतनी ज्यादा इज्जत है। बेशक और रेजिमेंट्स, पूरी इंडियन आर्मी अपने गुरखा सोल्जर्स को बहुत बहुत बड़ा सम्मान के साथ देखती है। बिल्कुल, हमने भी सर्व किया सर। कभी ऐसा नहीं लगता कि गोरखा बाहर से हैं। गोरखा हो, नेपालीज, हम जब उनके साथ हम यूनिट में होते हैं या कहीं एक्सरसाइज में होते हैं तो ऐसा लगता है कि हम इंडियंस ही हैं, हम बाहर के नहीं हैं। ये एक फीलिंग गोरखा के साथ होती है, कंफर्टेबल जोन ऐसा होता है। एक चीज और सर जो बड़ी अहम पॉइंट है, अगर मैं माओ जेडोंग के 5 फिंगर प्लान की बात करता हूं तो नेपाल तो सर उसका हिस्सा है। 5 फिंगर में एक फिंगर नेपाल भी है। जो चीन जिस प्रकार से विस्तार बात कर रहा है उससे एक चीज तो साफ है कि आने वाले वक्त में वो तिब्बत के बाद नेपाल और भूटान पे भी कब्जा चाहेगा। तो क्या नेपाल की गवर्नमेंट इन चीजों को नजरअंदाज कर रही है? ये सारी चीजें जो रणनीति में है, सामने है। बेशक नेपाल की सरकार है, चीन की सरकार, भारत सरकार, ये रणनीति में, स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में, पॉलिटिकल गवर्नेंस में पहचानी गई है। चीन एक ताकतवर देश है, नेपाल को दबा रहा है। और चीन ने क्या किया है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट, रेल रोड प्रोजेक्ट्स किए हैं, बाकी प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो उससे नेपाली जनता भी थोड़ी, उनको मतलब इकोनॉमिक सपोर्ट मिल जाती है, तो वो चीन को एक्सेप्ट करते हैं कुछ हद में। पर क्या है ना, आने वाले समय में नेपाल को यह बचाना पड़ेगा कि उनकी जो आज़ादी है, जो उनकी मतलब फ्रीडम है, वो चीन की हुकूमत में तो नहीं हो सकती। और वो बदलाव जब आएगा नेपाल के ऊपर, वो पूरा एकदम डोमिनेशन एस्टेब्लिश कर लेंगे। और वैसे ही हमारे ये जो गुरखा है, अगर चीन की पीएलए में जाएंगे, तो मैं एक कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहता हूँ अपने भारतीय फौज, हिंद फौज के साथ। ठीक है। जो मैन ऑफिसर मैन रिलेशनशिप है, जो जी जी। अफसरों के और जवानों के बीच में जो एक तरह का संबंध है, ये विश्व में, संसार में इससे बेहतर रिलेशनशिप कहीं नहीं है। हमारी फौज बहुत ही अच्छी लीडरशिप के साथ करती है काम, और वैसे ही जवानों का मोटिवेशन लेवल बड़ा हाई है। और ये कभी भी एक फासला महसूस नहीं हुआ है कि वो नेपाल के गुरखास हैं और ये इंडियन गुरखास हैं। अफसर हमारे जो हैं सारे देश से हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम, हर तरह के हमारे पास अफसर पलटनों में आते हैं। वो सब देखते हैं कि अपनी भारत फौज है, हिंद फौज है, हमारी एक और धर्म, हमारी लीडरशिप में हमारा धर्म, हमारे जवानों का धर्म है। और देखें, बहुत कॉमननेस सबसे ज्यादा है कि नेपाल भी हिंदू देश है। गुरखास पूरी उसको फॉलो करते हैं, हिंदू धर्म को। हाँ, ये गुरु गोरखनाथ के तो रिलीजन है। ठीक है। ये बहुत जो है ना कॉमननेस हमारी है, वो चीन पाकिस्तान में नहीं हो सकती। आप जानते हो कि हिंदूस और सिख्स का क्या हाल है पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि हमारे भी ये जो गुरखास है, ये समझेंगे नेपाल के कि अगला कदम किस तरह ले। हाँ, एक इकोनॉमिक में बात करता हूँ, रोटी कपड़ा मकान के लिए इंसान को आवश्यक हो जाता है कि मैं कुछ और कमाई करूं, बेहतरी। जी। एक बड़ा अहम पॉइंट तो सर और था, क्योंकि ऐसी भी खबरें निकल के सामने आई है कि चीन की, माफ करिए, नेपाल की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वो भारत से बोल रही है कि आप हमारे सैनिकों को अगर भर्ती करते हैं तो आप चीन के बॉर्डर पे इन्हें डिप्लाई नहीं करेंगे। ऐसी भी कुछ शर्तों की बात आ रही है। कितनी पुख्ता ये खबरें हैं? और नेपाल के पास ये अधिकार नहीं है। ये अधिकार अगर भारत में गोरखा सैनिक है तो भारत की सेना
और भारत की सरकार का अधिकार है कि इनको कहां तैनात करना है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। और ये भी मैं समझता हूँ कि चाइना का स्पॉन्सर्ड है, हिज मास्टर्स वॉइस माओइस्ट गवर्नमेंट को बोलना पड़ रहा है। क्यों? चीन गुरखा सोल्जर से बहुत डरता है। उन्होंने ठीक। देखा है जो लड़ाई के मैदान में 1962 की गुरखा सोल्जर ने अपनी खुखरी निकाल के जब चीनी को खत्म किया तो हैरान हो गए कि खुखरी कैसे इस्तेमाल होती है। और वही वजह है कि वो स्टडी करना चाहते हैं कि गुरखा क्या है। तो ये तो है प्रपोजल, बट भारत इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होगा। हमारी फौज जो है इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि हमारी एकता है हमारी वर्दी में, ना कि नेपालीज गुरखा या इंडियन गुरखा। तो ये तो नहीं मानी जाएगी शर्त। और जो अभी सर्व कर रहे हैं वो बड़े मोटिवेटेड सोल्जर हैं। मेरे को मौका मिला था, मैं गया हुआ था एक स्टेशन पे जहाँ पे मेरे को गुरखा पलटन के साथ एक मौका मिला। मैं गुरखा ओके। राइफल्स का तो नहीं हूँ। और वहाँ पे वो विजिट थी, और विजिट के दौरान उनके एक सूबेदार साहब ने ही हमारे को कंडक्ट किया था। और जब जी। आखिर में उनका सूबेदार साहब और सूबेदार मेजर भी मुझे मिले, तो उन्होंने एक सवाल किया था कि सर ये अग्निपथ स्कीम का क्या होगा, अग्निवीर का। हम तो भारत जी। फौज के, हम तो इंडियन गुरखा राइफल रेजिमेंट के हैं, तो अभी हमारे आने वाले जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे? भारत में तो फिर भी जो 75% बाहर जाएंगे जवान 4 साल की ट्रेनिंग के बाद, उनको फिर भी, भारत तो एक्चुअली नेपाल के लिए बड़ा देश है, उनको फिर भी मौका मिलेगा एम्प्लॉयमेंट का। पर हमारा देश तो एक कमज़ोर देश है, अंडर डेवलप्ड है। तो हमारा इन यूथ का क्या बनेगा? तो ये एक बड़ी प्रैक्टिकल पॉइंट सामने आया हुआ है। और मैं समझता हूँ कि हमारी रणनीति में हमारी सरकार को दोबारा इस पॉइंट को रिविजिट करना चाहिए, ताकि इंडो नेपाल रिलेशन हमारे एक स्ट्रेटेजिक विन विन फैक्टर है। ठीक साहब। क्योंकि अग्निपथ पे आप आए हैं साहब, तो मैं एक चीज बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ दर्शकों को भी, और मुझे पता है कि आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा। सरकार जो मर्जी बोली है, सरकार ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट आती है जाती है, पार्टियों के अपने वोट बैंक की बात होती है। लेकिन तमाम स्टेट में अगर आप चले जाइएगा साहब, जो कलर सर्विस करके आ रहे हैं, जो 16-17 साल सर्विस करके आ रहे हैं, अभी तक तो उनकी एडजस्टमेंट नहीं हो पाती है। वो इस देश में चौकीदारी की नौकरी करने को मजबूर हैं। तो ये कहना कि 4 साल वालों को आप एडजस्टमेंट कर दोगे, मुझे लगता है ये खुली आंखों में सपने दिखाने जैसा है। हकीकत है साहब। राजेश, जो आपका व्यू पॉइंट आप एक्सप्रेस कर रहे हो इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है। और हालांकि लेट 70s या अर्ली 80s में जो सरकार थी हमारी, उन्होंने भी बोला था कि हम इनको ऑब्जॉर्व करना है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में कुछ वैकेंसीज होनी चाहिए, पर वो ऑनर नहीं हुआ था। अभी जब अग्निपथ स्कीम आई है तो आप जानते हैं कि होम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, इन सब ने एक बहुत बड़ी एश्योरेंस दी है। इस टाइम इंडस्ट्री भी सामने आई है करने के लिए कि हम इनको एम्प्लॉय करेंगे। पर इसमें कोई शक नहीं है, जो ये 4 साल में कमाई करेगा, जो इसकी तनख्वाह होगी 40,000 के करीब जाती है, हाँ, और जो पैकेज लेके आएगा, तो इस बच्चे की जो उम्मीदें हैं कि मैं 40,000 के ऊपर हूँ तो मुझे वही मिले, वो मेरे को भी इसका शक है। क्योंकि जो कुछ डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं, कुछ ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं आजकल देश में, प्राइवेट सेक्टर में, उनकी भी सैलरी इस हद तक नहीं है। तो ये कुछ एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा। हो सकता है ये यूथ को जो डिप्लोमा कोर्सेज कराना है फौज के अंदर जब है, उसमें इनको कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जरा मोटिवेशन रहेगी, कुछ सिखलाई लेके जाएंगे, तो हो सकता है अपना हाथ वहाँ पे बढ़ाएं। बट ये मैं समझता हूँ हमारी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। और इसका हमें 4 साल के बाद तो कुछ यूथ जाएगा, पर मैं समझता हूँ इसका असर 8 और 12 साल के बाद ही महसूस होगा कि हम किधर खड़े हैं इस स्कीम के साथ।
ठीक है सर, बहुत बड़ी बात कही आपने कि 8-10 साल बाद पता चल पाएगा कि अग्निपथ कितनी कामयाब हो पाई है। शुक्रिया सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। मेजर जनरल एसबीपी सिंह सर, तमाम चीजें बहुत अच्छे से आपने समझाई हैं और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी इन चीजों को समझे और पता चले उन्हें भी कि नेपाली गोरखास की या गोरखा रेजिमेंट की भारत की सेना के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। जाते-जाते सर, मुझे लगता है एक पॉइंट छूट रहा है, एक इंपॉर्टेंस गोरखा की भारतीय सेना के अंदर सर, उस पे एक आखिरी टिप्पणी चाहूंगा। मैं 2 पॉइंट ऐड करूंगा। एक जी, आपने बोला है, मैं आपने को बताया था कि जो सामान हमारी गुरखा राइफल रेजिमेंट्स का है और नेपाली गुरखास का है, हम उनको बहुत उचित समझते हैं। हमारे अफसर और बहुत उचित समझते हैं और हमारे को उनके ऊपर बहुत फक्र है। क्यों? बहुत ईमानदार है, बहुत लॉयल है, बहुत शक्तिशाली हैं और उन्होंने लड़ाइयों के दौरान में और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में अपने आप को बहुत माहिर तरीके से पेश किया है। उनकी जी, इज्जत मैं समझता हूँ अगर उतनी नहीं है तो ज्यादा ये इंडियन सोल्जर्स से। ये जी, है नेपाली गुरखास की स्टैंडिंग हमारे देश के, हमारी फौज के अंदर, और उनको हम गिनते हैं कि बहुत बेहतरीन सोल्जर है। और इतनी इज्जत मिलनी नेपलीज गुरखास भी इसको समझते हैं। और हमारी तो वहाँ पे टीम्स हैं जो ठीक है। जाती हैं हर साल इनकी, ओके सर। ताकि इनको मुश्किलात ना हो। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि ये बड़ा जरूरी है। 1947 की मैंने जिक्र किया था, ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट जो हुई थी, उसमें जितने भी अभी ये अग्रीमेंट थी उसमें कुछ कमियां आ गई थी। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन उतनी पेंशन पे नहीं देता था। पेंशन भी इन्होंने 1997 में आरंभ की, जब बहुत प्रोटेस्ट किए। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे भी जाके गुरखा सोल्जर्स, ब्रिटिश गुरखा सोल्जर ने प्रोटेस्ट किए। 1997 में 1997 में इन्होंने वो पेंशन लागू की है, बट 1947 से ये 40 साल तक 1997 तक नहीं दी है। ये एक बड़ा सोर पॉइंट है और उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, जो कि हमारी फौज में नहीं है। पे, पेंशन, रोटी, कपड़ा, मकान सारा बराबरी का है। नो, एक बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है कि इंसान को जब इज्जत मिलती है, बहुत बड़ी चीज है। अभी नेपाल भी सोच रहा है कि ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट को रिविजिट किया जाए। उसमें ओके। उन्होंने ब्रिटेन को बोला है कि ये हम दोबारा करें नेगोशिएट, उन्होंने डिक्लाइन किया है। अच्छा, वैसे ही हमारे को भी वो बोल रहे हैं कि रिविजिट करो। आपने साइड स्टेप की हुई एग्रीमेंट, 60% हमारे नेपाली करके 100% से है, अभी अग्निपथ कर दी है। तो मैं समझता हूँ, इसलिए मैंने बोला कि हमारी सरकार को भी बहुत धीरज से इस मसले को के ऊपर पेश आना चाहिए और इंडियन आर्मी का व्यू, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू होगा इसके ऊपर, उसको ठीक है। शामिल करना चाहिए। ठीक है सर। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। मेजर जनरल एसबीपी सिंह सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद सर, इतने अच्छे से इन तमाम चीजों को समझाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं सर जय जिन्हें इन हिंद। चीजों को पता नहीं है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद सर।